कम्युनिकेशन जो है दैट इज नॉन वर्बल कंपेयर टू दैट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। आप जरा देखिए कि हम लोग जब नहीं सर, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी ये ख्याल यही था कि हम लोग वर्बल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में मुझे भी पता चला कि दैट वी आर यूजिंग नॉन वर्बल मोर। मतलब आप ऐसे देखिए कि एक इंसान ऐसे खड़े होकर आपसे बात कह रहे हैं विदाउट मूविंग द हैंड्स, मतलब जेस्चर्स के बिना, एक्शंस के बिना, फेशियल एक्सप्रेशन के बिना वो आदमी जब बात करते हैं, एक टीचर ऐसा क्लास ले रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको, जरा बताइए। एनी आइडिया? It will sound very dull. कैसा लगेगा? It will sound very dull. Dull, very It dull, will very sound boring, very very dull and silence. very awkward, right? क्यों ऐसा क्यों लगेगा? तब हमें पता चलेगा ना कि मतलब it is very important and it is very important to know that there should be gestures and facial expressions. तो हमारा भी टीचिंग के बारे में ऐसा ही है। मतलब whenever you are speaking और whenever we are communicating, मतलब कम्युनिकेशन की बात कह रही हूँ मैं, ऐसे खड़े होकर, मतलब अगर हम सिंपली बैठते हैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। जब हम कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त हमें ऐसा लगना चाहिए कि मतलब वी आर मोर एक्टिव, वी आर मोर इन्वॉल्व। हम जब एक्टिव तब होगा, हम लोग इन्वॉल्व तब होगा when we are getting more involved, हम लोग involved तब होगा when we are using more gestures or when we are using more actions in our communication। और actions भी कुछ लोग ऐसे हैं कि एक्शन दिखाने के लिए एक्शन करते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी किया, मतलब ज्यादा एक्शन मैंने लिया, तब कैसा लगेगा हमें कम्युनिकेशन में? मतलब एक्शन तो होना चाहिए लेकिन ओवर एक्शंस हो रहे हैं वहां पे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैम सेम वो भी ऑकवर्ड लगेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी ऑकवर्ड लगेगा। तो फिर ये एक्शंस किस तरह आते हैं? अनकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियसली आ रहे हैं या कॉन्शियसली आ रहे हैं? मतलब कॉन्शियसली, हाँ मुझे एक्शन करना है, इस तरह करके हम लोग एक्शन कर रहे हैं, या हमसे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं? नो मैम, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए हर टीचर का भी, है ना, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए टीचर्स के तरफ से भी व्हेन वी आर टेकिंग द क्लास इन ऑर्डर टू मेक द क्लास मोर इंटरेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक और सवाल है, आपको कैसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को पहचानना भी जरूरी है क्या? स्टूडेंट्स के जेस्चर्स, इस तरह करके उनका जो मतलब कम्युनिकेशंस पहचानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? Yes, it is obviously very important because there are times when students are shy to express that they have not understood, but we can get it from their expressions that they need certain more insight about the topic we are discussing. एग्जैक्टली और आजकल के ज़माने में एक और बात भी है, मतलब मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी फॉर एग्जांपल, इफ द स्टूडेंट इज़ वेरी डल, इफ द स्टूडेंट इज़ नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट इज वेरी मच गेटिंग आइसोलेटेड इन द क्लासरूम, ये सब चीज़ें उनका नॉन वर्बल है। बिकॉज हमें पता है कि बहुत काइंड ऑफ वायलेंस, इवन खुल के बोल रही हूँ, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग ऑन इन द क्लासरूम्स। सो इट इज फ्रॉम देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। ऐसे बच्चे आगे जाकर हमसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, दे विल नॉट डिस्क्लोज इट, लेकिन फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशंस, फ्रॉम द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, वी टीचर्स विल हैव टू आइडेंटिफाई इट। उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही हमें ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह वो लोग जेस्चर्स कर रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। दे विल नेवर कम टू, इवन इफ दे विल नॉट गो टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जाएंगे। तो इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आजकल बहुत स्टडीज हो रहे हैं, क्योंकि टीचर को ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि स्टूडेंट्स का एवरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एवरी टीचर कैन आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं है।
आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी रोज हम जब इंटरेक्ट करते हैं उस बच्चों में अगर किसी भी तरह का मतलब क्या कहते हैं चेंजेस हैं इन देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो एट टाइम्स इट इज वेरी इजी फॉर द टीचर्स टू आइडेंटिफाई इट। मतलब कुछ गलत बोला, मतलब आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I totally agree. It's right. It's very important to create a connection with the students also, Between the because they student, need to come up with their innovative ideas. If we are not yeah, identifying their expressions or motivating them to speak, then they will become passive learners. And we they will have to become. inculcate them certain active learning in the students. एग्जैक्टली, वी हैव टू इनकलकेट मोर एक्टिव लर्निंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग ऑल्सो, है ना? क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। मेरे सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह रही हूँ कि एनी स्टूडेंट, सी फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट ऑफ बीएड हु इज अ रैंक होल्डर, ओके, स्टूडेंट ऑफ बीएड है, अगर वो रैंक होल्डर है, क्या आपको मतलब डू यू थिंक दैट दैट स्टूडेंट, मतलब अगर कोई रैंक होल्डर है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, देयर इज नो श्योर दैट दैट स्टूडेंट इज अ गुड टीचर, मे और मे नॉट बी है ना? रैंक कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब किस बेसिस पे डिसाइड किया है कि वो रैंक होल्डर हैं? उसके मार्क्स अच्छे थे, मार्क्स किस में अच्छे थे बताइए, किस चीज में मैम अच्छे थे बीएड मार्क्स? स्टूडेंट जो मार्क्स मार्क्स उनके जो है वो रिटन टेस्ट में या एग्जामिनेशन में असेसमेंट में अच्छे हो सकते हैं, बट इट इज नॉट श्योर दैट शी और ही कुड बी गुड इन कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम द हाँ, क्लास लाइक। बिल्कुल, बिकॉज अगर वो मतलब रैंक होल्डर है फिर भी, लेकिन वो अगर अच्छी तरह क्लास में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, है ना? If the student is not able to communicate in the classroom properly, if the student is not able to express his ideas, his or her ideas in the classroom, if the student is not able to engage the class, if the teacher is not able to give proper directions to the students and satisfy the objectives, जो objectives जो already set किया है, अगर वो satisfy नहीं कर पाएंगे, वो क्लास में अच्छी तरह communicate करके explain नहीं कर पाएंगे, तो we cannot say that he or she is a good teacher. Teaching is a skill, and in that sense communication is very important, isn't it? Communication का जो aspect है as a teacher which is very important, क्योंकि हमें वो communicate करना है ना? कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया दूसरे ने सुन लिया, वहां पे कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता। शायद अंजुम मैम ने आपको वो साइकिल बता दिया होगा, है ना? देयर इज अ सेंडर, एक सेंडर है, वन हु इज सेंडिंग द मैसेज, किसी मीडियम के थ्रू एक सेंडर ने मैसेज सेंड किया एंड वो रिसीवर तक पहुंच गई, दैट मींस द रिसीवर रिसीव्ड द मैसेज एंड आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर इज गिविंग द फीडबैक टू द सेंडर, है ना? जो फीडबैक से ही पता चल रहा है कि हमारे मैसेज सही तरीके से पहुंच गए कि या नहीं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूजुअली टेकिंग प्लेस इन द क्लासरूम। So, in today's lecture, we will give more importance to non-verbal communication. उसके कुछ types हैं, उसके बारे में discuss करेंगे। फिर also we'll discuss about the social media communication, जो आजकल बहुत important है। मतलब हमें पता होगा, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत important है। It's very important to make our students understand what are the social etiquettes. Social etiquettes क्या-क्या हैं, जो उन्हें follow करना है, especially when they are communicating in the सोशल मीडिया। और उसमें से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब किसी तरह का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए हमें, सो फॉर दैट हमें क्या क्या करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सो ये होगा हमारा आज का क्लास का एज अ टोटल ऑब्जेक्टिव्स, ये हैं a few aspects of non-verbal communication and a few aspects of social etiquettes related to social media communication. Is it clear? यस मैम। Okay, so let me share the slide. Is it clear, visible? Yes, ma'am, it is. Is the slide visible? ये जनाब, जिन्होंने कोशिश की मगर पकड़े गए। Okay. खरीदी
मुझसे बोल रहे हैं क्या? यस मैम, विजिबल। हाँ, नहीं नहीं, who someone is talking over there, कोई बोल रहा है वहां पे। चलो ठीक है। So that will be about the today's discussion of topic. We will be discussing about communication, especially we will start with the non-verbal communication. जैसे हमने डिस्कस किया था, most of the almost 60, हाँ, full slide please ma'am, full slide. अच्छा, okay. I'm sorry. Is it visible? Okay, So done. that is, हाँ, that is related to non-verbal communication. So see, for example, हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि when we are discussing or when we are talking, almost 60% of our communication is a kind of non-verbal communication compared to that of the verbal communication. तो इसलिए उसमें काफी चीजें आ रहे हैं, जस्ट सिर्फ जेस्टर्स नहीं है, मतलब इट्स नॉट ओनली द हैंड मूवमेंट्स दैट इज कमिंग अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। मतलब आपको कैसा लग रहा है कि मतलब मेंटेनिंग आई कांटेक्ट का क्या मतलब है? what do you mean by maintaining eye contact? क्लास में आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसका क्या मतलब होगा? मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इन द क्लासरूम। से कनेक्शन बिल्ड होता है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए दैट आई एम नेग्लेक्टेड इन द क्लासरूम, माय टीचर इज अवॉइडिंग मी इन द क्लासरूम। हमने देखा है कि कुछ टीचर्स जो हैं शायद एक ही साइड में देखकर बातें करेंगे, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अबव एवरेज है, सिर्फ उनको देखकर क्लास ले रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स वैसे भी वो लोग बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो उनको ऐसा लगेगा कि क्लास हमारे लिए नहीं है, द क्लास इज नॉट मेंट फॉर अस and the teacher is completely neglecting us in the classroom. So they will feel like that. So that avoidance in the classroom is itself is demotivating for the students. वो उनके लिए और demotivating है। तो ऐसा लगना चाहिए कि my teacher is talking to me, मेरे टीचर मुझसे बात कर रहे हैं। So you have to maintain eye contact with the student. इसका ये मतलब नहीं है कि 3 सेकंड एक को देखा, दूसरे 3 सेकंड दूसरे को देखा, ऐसा नहीं है, मतलब वो awkward लगेगा। मतलब इट शुड बी ग्रेजुअल एंड सबकॉन्शियसली। हाँ, आपको सब स्टूडेंट से अपना नजर से, मतलब नजर मिलाने ये कहते हैं ना, इसका मतलब घूरना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टेयर एट द स्टूडेंट्स, 1 मिनट एक स्टूडेंट को देखा, फिर 1 मिनट दूसरे स्टूडेंट को देखा, इट्स नॉट लाइक दैट। रैंडमली यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट। तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, है ना। एंड ऑल्सो योर पर्सनल अपीयरेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है। हमें ऐसे लगा ना कि एक आदमी जो अच्छे से कपड़े पहनकर आ रहे हैं, इफ ए पर्सन इज वेल ड्रेस्ड, वो जब आते हैं कुछ बोलने से पहले ही हम कुछ अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ही इज वेल ड्रेस्ड, तो ही विल बी लाइक दैट। शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक इमेजिनेशन, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर दूसरे आदमी, इफ ही इज वेरी शैगी इन अ वेरी डर्टी मैनर, इफ द पर्सन इज कमिंग, उनसे भी उनके बारे में भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो पर्सनल अपीयरेंस एक आदमी का, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटरव्यू वगैरह में जब जाते हैं, वी शुड बी वेल ड्रेस्ड, isn't it? You should wear proper dress when you are going for the interview center. ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वेल ड्रेस्ड होना चाहिए? वेल ड्रेस्ड का ये मतलब नहीं है कि you should wear all the, I mean, attires and all the glittering dress and all, जैसे आप लोग शादी में जाते हैं, तो फिर भी हम लोग वेल ड्रेस्ड कहते हैं। मतलब why? What do you mean by that? उसका क्या मतलब होता है वेल ड्रेस्ड? हम लोग कहते हैं ना, टीचर्स जब प्रैक्टिस टीचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, टीचर्स शुड बी वेल ड्रेस्ड। सो आपके कॉन्सेप्ट में वेल ड्रेस्ड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर्मल ड्रेस It should be, इसमें ज्यादा हाँ, फैंसी फॉर्मल, चीजें नहीं हो। प्रोफेशनल ड्रेस। बिल्कुल। हाँ सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि स्टूडेंट्स का ये वेल ड्रेस्ड जो है वो सब्जेक्टिव हो गया है? मतलब मेरे लिए वेल ड्रेस्ड शायद आपके लिए वेल ड्रेस्ड नहीं होगा, ऐसा है? आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में कह रही हूँ मैं, स्पेशली द प्रेजेंट जनरेशन।
हो सकता है जी आज के जनरेशन के लिए ये हो सकता है, बट नॉर्मली ऑफिशियल कोई भी सेटिंग हो उसमें एक वेल ड्रेस का मतलब फॉर्मल ड्रेसअप ही होता है, जिसको जिसके सारे स्टूडेंट की नजर में भी वही वेल ड्रेस ही है, फॉर्मल ड्रेस। हाँ, क्योंकि हम लोग जब टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं कहते हैं कि आप टी शर्ट पहन के मत आइए क्लासरूम में, वहाँ के प्रिंसिपल्स भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि टी शर्ट में क्या प्रॉब्लम है, जीन्स में क्या प्रॉब्लम है। मैम दिस इज हैपनिंग कि उनके हिसाब से जो प्रॉपर ड्रेस वो समझते हैं फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर समवेयर टीचिंग प्लेस, बट हो सकता है एग्जैक्टली, कि वो हमारे लिए नहीं हो और वो शायद नहीं प्रिंसिपल होगा मैम के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं हो, ये हो सकता है, नहीं इसमें होगा क्योंकि कंफ्यूज उनके लिए वही प्रॉपर ड्रेस है जो पहनने के लिए वो कंफर्टेबल है, कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं इसमें। कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं। सो वो भी है पर्सनल अपीयरेंस में भी, क्योंकि सिचुएशंस हैव बीन चेंज्ड, सिचुएशंस में काफी चेंजेस आया है, हमारे ड्रेसिंग सेंस में, हमारे मोरालिटी में, ये सब चीज में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, क्योंकि वैल्यूज में, मोरालिटी इश्यूज में, हर चीज में काफी चेंजेस आया है। इट्स अ प्रोसेस है ना। तो हम मतलब इट्स लाइक कभी कभी ऐसा सिचुएशंस भी आता है कि बच्चों को कुछ चीज में मना भी नहीं कर सकते, कुछ चीज में हाँ भी नहीं बोल सकते, हम भी डायलेमिक और कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाता है कभी कभी। सो बिकॉज वैल्यूज माइट हैव चेंज्ड, मतलब वैल्यूज को, जैसे मैंने कहा कि पहले जब बड़े लोग आ जाते हैं घर पे या कोई भी आते हैं घर पे, हम लोग मतलब वी यूज टू स्टैंड अप, है ना, उठ जाते हैं, क्यों, हम एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो लोग शायद अपना ईयरफोन्स निकालते हैं, है ना, हम मतलब जो ईयरफोन रखा हुआ है वो निकालते हैं और थोड़ा सा सही से बैठ जाते हैं, वो उनके लिए साइन ऑफ रेस्पेक्ट है, आगे जाकर शायद वो भी नहीं होगा। सो कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुके हैं रिलेटेड टू ड्रेसिंग, वैल्यूज, मोरालिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग। खैर वो अलग बात है। सो मेरा कहने का मतलब है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ जेस्टर्स नहीं है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हमारे पर्सनल अपीयरेंस, हमारे हेड मूवमेंट, है ना, जो हेड जब हम लोग मूव करते हैं मना करने के लिए, हाँ करने के लिए, एज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एज अ सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो खैर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेनली 2 ब्रांचेस होते हैं, मतलब काफी ब्रांचेस हैं, वी विल डिस्कस 3 or 4 branches here, and the first branch of non-verbal communication is known as the kinesics. Kinesics is the one of the important branch of non-verbal communication. कि काइनेसिस वर्ड जो है उसका रूट वर्ड है काइनेसिस, एंड विच मीन्स मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ आर्म्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ फेस, उसके बारे में जो पढ़ाई होते हैं, दैट इज व्हाट नोन एज द काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स मीन्स बच्चे क्लासरूम में, और टीचर्स भी काइनेसिक्स करते हैं, दैट मीन्स हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल मूवमेंट्स आर नोन एज द काइनेसिक्स, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो काइनेसिक्स भी हम लोग मेनली काइनेसिक्स में जेस्चर्स के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज स्पेशली द हैंड मूवमेंट्स। बाकी मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, हमारा पोस्चर इंपॉर्टेंट है। पोस्चर का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चर? The way a Posture. person sits or हाँ, stands or stands. walking, how हाँ, you the carry way your you, body. हाँ, the way you carry yourself is known as a posture. किस तरह आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा हो ना, टीचर्स दे आर शिफ्टिंग देयर वेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, वो अपना बॉडी वेट लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करते करते क्लास लेते हैं, एंड दैट इज ऑकवर्ड। यू शुड ऑलवेज स्टैंड इन ए गुड पोस्चर। अगर क्लासरूम में टीचर एक कैटेपुल्ट पोस्चर में, कैटेपुल्ट का क्या मतलब है कि अपना लेग्स एंड हैंड्स स्प्रेड आउट करके अगर टीचर क्लास ले रहे हैं, तो टीचर ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं, तो स्टूडेंट और उससे भी ज्यादा रिलैक्स्ड होके बैठेंगे अपने क्लास में। लेक्चर पोडियम जो है, पोडियम का ये मतलब है कि आपका कुछ मटेरियल वगैरह हो वो रखने के लिए हम लोग लेक्चर पोडियम इस्तेमाल करते हैं। कुछ टीचर्स को हमने देखा है कि दे आर लीनिंग ऑन द लेक्चर पोडियम, मतलब पोडियम आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में दे यूज टू लीन ऑन द लेक्चर पोडियम, एंड दैट इज ऑल्सो
नॉट अ गुड साइन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजों के बारे में जो पढ़ाई है उसको हम लोग कहते हैं काइनेसिक्स। दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग द जेस्टर्स, हेड मूवमेंट्स, पोस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, दैट इज नोन एज द काइनेसिक्स। और काइनेसिक्स में जैसे मैंने कहा है, वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू जेस्टर्स, एंड जेस्टर्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। ओके, जेस्टर्स जो हैं 3 मेन टाइप्स है। वन इज एडेप्टर्स, एम्बलम्स एंड इलस्ट्रेटर्स, और चौथा और भी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज रेगुलेटर्स। ओके, सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन एडेप्टर्स, एम्बलम्स, इलस्ट्रेटर्स एंड रेगुलेटर्स। तो अडेप्टिंग का क्या मतलब होता है? अडेप्टिंग, अडेप्ट करना। Try to inculcate something. Try to inculcate something. Okay, ma'am. Adjust, ma'am. Adjusting with something. Adjusting with something. Okay, that is also true. So, see for example से पता चल जाएगा। कुछ students है ना, when the teacher is asking a questions to the students, अगर उसको वो कुछ बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं, है ना, तो डरने के बाद they are showing some मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, they are not able to give you the proper answers, but they will do some kind of gestures at that time. उससे हमें जल्दी पता चल जाता है कि ये आदमी मतलब ये स्टूडेंट जो है नर्वस है। क्या क्या करते हैं वो लोग उस वक्त? एनी आइडिया? They आप try लोगों to ने fill क्लास up the में gaps using the fillers, gap fillers. They try to use it, and they start looking here and there, and start looking show here. that they are thinking about the idea, but they are not Ideas. able to express it properly. It appears that they are searching for a proper kind of vocabulary in order to present their idea. In order to present their answers. So that kind of behaviors are known as the adapters. Adapters are usually considered as the touching behaviors. That means उनका जो internal state of mind है वो express करने के लिए कुछ बच्चे मतलब जो sticky पेन जो होता है ना, मतलब पेन का जो निब जो है up and down they used to move it, और वहीं पे कुछ पेपर हैं उस पे वो लोग कुछ कर रहे हैं, और वहां पे कुछ किताब होगा उस पे वो लोग they are opening the book and closing the book, and उनके जो hair जो है they will be twirling their hairs. So such kind of touching behaviors are they are showing. वो ऐसा लग रहा है कि उनको कि इस तरह का behavior करेंगे, they are trying to release their anxiety. वो सिर्फ सवाल पूछने पे नहीं है। काउंसलर के सामने जब बच्चे आते हैं, जब उनको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स है, when they are coming towards the counselor, उस वक्त मैंने सुना है कि बच्चे ये ज्यादा करते हैं। उसमें से काउंसलर इजिली पकड़ते हैं कि हाँ ये नर्वस है, ये एंग्शियस है, ही इज डिप्रेस्ड एंड ही हैज सप्रेस्ड सम काइंड ऑफ इमोशंस इन देयर माइंड। तो इस तरह मतलब काउंसलर्स जल्दी उसको पकड़ते हैं। तो सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स that the students are doing in order to adapt to that particular situations. Okay, it can be any kind of touching behaviors or any kind of actions. किसी ऑब्जेक्ट में वो लोग टच करते हैं या खुद अपने आप को टच करते हैं, अपने कपड़े पे। कुछ बच्चे होते हैं ना कि कॉलर पे अक्सर हाथ लगा के ऐसे ऐसे करते हैं। वैसे कॉलर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो शर्ट के जो कॉलर हैं वहां पे हाथ लगा के मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर नोन एज द अडेप्टर्स। दैट इज वन काइंड ऑफ जेस्टर्स। उससे मतलब it's very easy for the teacher to identify this. And the next one is illustrators. Illustrators ये होता है कि see for example हाथ अगर हम without any message, मतलब एक टीचर जो है, if a teacher is making her hands up, तो हमें ये नहीं पता है कि वो मतलब why the teacher is doing like this, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब टीचर ने अपना हैंड स्प्रेड आउट कर दिया, हैंड्स वाइड कर दिया और फिर कुछ बोला नहीं, तो आप लोग सोचेंगे ना ये क्या है, व्हाई द टीचर इज डूइंग लाइक दिस। सो इलस्ट्रेटर्स का ये मतलब है कि अगर एक एक्शन, एक जेस्टर when it is followed by a verbal message, एक वर्बल मैसेज के साथ अगर एक जेस्टर है तभी उस जेस्टर को मीनिंग है ना। जब टीचर ने कहा है कि कल मैं जब रास्ते से जा रहे थे मैंने एक मतलब
रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर था, तो वो बड़ा कहने के लिए उन्होंने अपना हाथ ऐसा किया, तब उसको मीनिंग है, क्योंकि बड़ा कहा और हाथ स्प्रेड आउट किया, तो उस जेस्चर को उस वक्त मीनिंग है। बिना कह के अगर हाथ ऐसे करेंगे तो उसको कोई मीनिंग नहीं है। तो इलस्ट्रेटर्स का ये मतलब है कि दे आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट द वर्बल मैसेज दैट अकम्पनी, वर्बली कुछ बोलने के साथ अगर आप जेस्चर्स दिखाते हैं, उस वक्त उस जेस्चर को एक मीनिंग है, दैट इज व्हाट नोन एज द इलस्ट्रेटर्स। टीचर्स आर गुड स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलिंग मेथड स्पेशली प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टीचर्स, सब लोग कहते हैं ना, टीचर्स शुड बी गुड एक्टर्स। Okay, teachers also should be good actors in a sense. So in that case we can say that teachers जो है मतलब इस तरह का illustrators class में इस्तेमाल करना जरूरी है। Can you see these pictures? Can you see the pictures? यस मैम। हाँ, इसमें ये लोग कुछ एक्शन कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्शंस दिखा रहे हैं वो लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वर्बल मैसेज नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जब बोलते वक्त हम ये देख रहे हैं एक्शन, तब हमें समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया है। दिस इज नॉन एज द इलस्ट्रेटर्स, बिकॉज देयर इज अ वर्बल मैसेज, एक वर्बल मैसेज भी है, उसके साथ एक एक्शन भी है, दैट इज व्हाट नोन एज द इलस्ट्रेटर्स। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गए? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एम्ब्लम्स। एम्ब्लम्स तो आपको पता चल गया होगा, मतलब इसी पिक्चर से ही पता चल गया होगा। आप लोग जरा इस पिक्चर से मतलब बताइए मुझे। फर्स्ट वन ये क्या होगा? गुड लक। थम्स अप है ना? लाइक दिस लाइक यस, विक्ट्री, देन थम्स डाउन है, विक्ट्री है, और क्या है? फाइन फाइन ओके हाँ, फाइन और बेस्ट और ओके, राइट। ओके तो एम्ब्लम्स का मतलब भी समझ में होंगे। एम्ब्लम्स आर द जेस्चर्स दैट हैव अ स्पेसिफिक एग्रीड ऑन मीनिंग। क्योंकि मैंने नहीं बताया आपको कि इसका मतलब क्या है, आपने खुद बताया। मैं केरल से हूं, आप कहीं और से हैं, फिर भी हम सब लोगों को इसका मतलब समझ में आ गई ना। हम लोगों ने कभी इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ पिक्चर्स दिखाने से इट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड टू यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्लम्स, क्योंकि इट हैज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। दुनिया में कहीं पे भी हो, इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक एग्रीड ऑन मीनिंग। एवरीवन इज एग्रीइंग विद द मीनिंग ऑफ दिस जेस्चर्स। सब लोग एग्री करते हैं दैट व्हाट आर दीज काइंड ऑफ जेस्चर्स। उसमें किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि ये थम्स अप है, ये थम्स डाउन है, ये विक्ट्री है, ये बेस्ट है, समथिंग गुड है, तो एवरीवन इज अंडरस्टूड, इजंट इट? तो मतलब जो साइन लैंग्वेजेस जो होता है वो एम्ब्लम्स में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि दोस हु कैन नॉट स्पीक, दोस हु आर डम्प, है ना, वो जो लोग डम्प है, वो लोग बात नहीं कर सकते, उनका जो साइन लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं वो एम्ब्लम्स में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको समझने से दूर है। एवरीवन मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज ऑफ द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, सो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द emblems. Okay, emblems are the gestures that is having a specific agreed on meaning. That means everyone is agreeing with that. It is having a universal acceptance. Okay, so that is about the kinesics, यानी कि काइनेसिक्स में हम लोग जेस्टर्स के बारे में बता दिया। एक और जेस्टर भी मैंने बताया था, दैट इज रेगुलेटर्स। हमने यहाँ पे है ना, पहले हमने अडेप्टर्स बताया, फिर इलस्ट्रेटर्स, देन एम्ब्लम्स, वन मोर थिंग इज देयर दैट इज रेगुलेटर्स। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तब आपको इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इलस्ट्रेटर्स क्या होता है। उसमें यह है कि आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, इफ टू पीपल आर टॉकिंग टुगेदर, आई मीन एट अ टाइम, एंड वन पर्सन इज इन अ हरी,
एक इंसान जो है वो उनको थोड़ा सा जल्दी है, जाना है, लेकिन जो दूसरा जो है वो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म ही नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरे को तो जल्दी जाना है, तो इनसे तो बोल भी नहीं सकते कि मुझे जल्दी जाना है, तुम बंद करो, है ना। He cannot outrightly the person cannot say that just please stop your talking, I want to go. नॉन वर्बली उनको बताना है कि मैं जल्दी में हूँ। वो कैसे करेंगे आप? हम सब करते हैं। मतलब कुछ एक्शंस करके, कुछ जेस्चर्स करके हम लोग उनको ये समझाते हैं कि फिलर का मैं यूज जल्दी करके में। जादू आइडिया आ जाएगा करके। कैसे सर? फिलर का यूज करके मिसाल उसको एक इंडिकेशन दे सकता है कि यार मेरे इंटरेस्टेड आया वो खत्म हो गया। फिलर का यूज करके उस बातों को ज्यादा ध्यान न देना है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ करते हैं हम लोग एनीथिंग एल्स? या घड़ी की तरफ बार बार देखना, शायद उसकी तरफ हाँ, एग्जैक्टली ये एक हो सकता एग्जैक्टली। है, हाँ, हम लोग अक्सर अपना ताकि वॉच दूसरे को देखेंगे ना, इंडिकेशन दो दे तीन। सके। हाँ एग्जैक्टली तो हम अक्सर अपना वॉच देखेंगे या हम इधर उधर देखेंगे, फिर कुछ लोग है ना ये करके बोलेंगे ना कि हाँ 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 हाँ, इस तरह कर का। मतलब वी ऑलवेज लुक इनटू आवर वॉच, या हम इधर उधर देखेंगे, या फिर हम हमारा नोज रब करेंगे, या मतलब आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे हम लोग। इस तरह का जेस्चर्स जो है, वी आर रेगुलेटिंग द कम्युनिकेशन। उनका कम्युनिकेशन को वहां पे एक स्टॉप लगा रहे हैं, दैट इज रेगुलेटिंग। उस तरह का जेस्टर्स को हम लोग कहते हैं रेगुलेटर्स, इजंट इट। तो ये सिर्फ स्टॉप करने के लिए नहीं है, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी हम लोग जेस्टर्स कर सकते हैं। वो इसका ऑपोजिट होगा। हम लोग हेड नोडिंग करते हैं, जो आदमी जब बात करते हैं, वी आर नोडिंग आवर हेड। कितना मोटिवेटिंग है ना, जब हम बात करते हैं, दूसरे इंसान अपना हेड अप एंड डाउन करते हैं, हेड नोडिंग अप एंड डाउन करते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हाँ, he is listening to me, the person is listening to me. वो that is the motivating। वो हमसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब प्लेसेंट फेस से बात कर रहे हैं। जैसे अभी भी जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, यू आर गिविंग मी द रिस्पॉन्स, वो मोटिवेटिंग है मेरे लिए आगे स्लाइड्स में आगे बढ़ने के लिए। वरना मुझे क्या लगेगा, सब लोग म्यूट करके अपने काम में बिजी हैं, यही लगेगा ना मुझे। सो दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग टू मी। हाँ, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, म्यूट कर दिया चला गया, तो वो मेरे लिए डिमोटिवेटिंग है। सो रेगुलेटर्स का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त कम्युनिकेशन को स्टॉप करना है। रेगुलेशन का ये मतलब है भी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखा। वी आर रेगुल, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, स्पीड हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। उसी तरह देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ जेस्चर्स थ्रू विच वी आर रेगुलेटिंग द कम्युनिकेशन। दैट मीन्स वी कैन स्टॉप द कम्युनिकेशन और वी कैन कंटिन्यू द कम्युनिकेशन। दैट इज अबाउट द काइनेसिक्स। अब काइनेसिक्स आपको समझ में आ गई? यस यस Yes, ma'am. ओके। और उसके अलावा एक और ब्रांच ऑफ स्टडी है, एक और नहीं है, द सेकेंड ब्रांच ऑफ स्टडी, उसको हम लोग ओकुलेसिक्स कहते हैं। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं बस वो टर्म्स को आपको समझा रही हूँ। दैट मीन्स वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आई बिहेवियर्स। हम लोग आई कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके बारे में भी काफी स्टडीज हो चुके हैं। उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग कहते हैं ओकुलेसिक्स। ओकुलस मीन्स आई, आंखें, है ना। सो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज द ओकुलेसिक्स। ओकुलस एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है द टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्टडी, दैट इज ओकुलेसिक्स। मतलब आई कांटेक्ट के बारे में जो भी पढ़ाई होते हैं, किस तरह का आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आपको पता है ये कल्चर से भी डिफरेंट है, कल्चर टू कल्चर भी कुछ कल्चर में ऐसा है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना गलत है ना, ऐसा भी है। तो दैट मीन्स कल्चर टू कल्चर, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ये सब चीजें अलग होते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग कहते हैं क्लासरूम में आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है, एंड दैट ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज ओकुलेसिक्स। उसी तरह दूसरा ब्रांच ऑफ स्टडी है, दैट इज हैप्टिक्स, तीसरा। ओके, हैप्टिक्स। हैप्टिक इज द स्टडी ऑफ टच, टच करना। बिकॉज टच हम लोग कहते हैं कि जैसे एक आदमी जो है, सी फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है, बहुत
मतलब डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, मतलब he or she is very much worried, he or she is very much sad, वो आपके साथ आकर बैठते हैं, आपने कुछ नहीं बोला, you just touched the hands of your friend, या उसके शोल्डर पे आपने हाथ रखा, और you just holded the hands of the, I mean your friend. Don't you think that that is more powerful than a word? वो एक वर्ड से भी Yes, ma'am. है ना? Isn't it? Do you agree with me? yes. Yes, yes, ma'am. Exactly. That is very important. Touch में भी good touch, bad touch है, मैं उसके बात नहीं कह रही हूँ. Because touch is very much important and touch is very much powerful to make a person comfortable. जहाँ पे वर्ड्स काम नहीं आएंगे ना, जस्ट टच एंड सिट विथ हिम, मतलब धीरे धीरे, मतलब आई फील लाइक आई हैव सीन that many of the sorrows and worries are getting declines, because I personally can understand that, because I'm a woman all along from Kerala all the way around, living alone here with my kids. मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ. सो ऑफ कोर्स आपको पता है कि केरल से कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, हर चीजें डिफरेंट हैं. जब मैं यहाँ पे आई थी, काफी लोगों ने मुझसे ये कहा है कि नूरा तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे अलीगढ़ में, क्योंकि एवरीथिंग इज डिफरेंट, द क्लाइमेट, द कल्चर, द लैंग्वेज, द फूड. फूड में स्पेशली ऑयल, पता होगा हम लोग कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं. एवरीथिंग इज एंटायरली डिफरेंट. बच्चे इतने छोटे थे, दे वर इन केजीज when I came over here, तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे survive नहीं कर पाओगे. लेकिन I really literally feel that my friends or my colleagues in the department, their supported me a lot. मतलब कुछ नहीं है कि when they used to sit with me, when they used to console me, that was really powerful, isn't it? So touch is very important. अपने students को भी, मतलब just consoling the students at times of emergency, क्योंकि आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, ना माँ बाप के पास टाइम है, न फ्रेंड्स के पास टाइम है, न रिलेटिव्स के पास टाइम है. फेसबुक में आपको हजारों फ्रेंड्स होंगे, इंस्टाग्राम में आपके पास हजारों फॉलोवर्स होंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं आपके लाइफ में, ये फेसबुक फॉलोवर्स आएंगे आपको हेल्प करने के लिए? विल दे कम? Never. Obviously not. हाँ, बिकॉज यू आर हैविंग क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स, क्वांटिटी आपका ज्यादा है, लेकिन एक भी क्वालिटी फ्रेंड आपको नहीं मिलेंगे. Isn't it? जमाना बदल चुके हैं. You won't have a quality friend. अगर एक भी ऐसा हो, if the teacher is helping the students in that way, that will be more powerful to help the students to overcome their emotional trauma. Because साइकोलॉजी एंड द रिसर्च स्टडीज आर टेलिंग दैट सबसे ज्यादा सुइसाइड जो बच्चों में है वो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में हो रहे हैं. सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में, यानी कि 8th 9th 10th में हो रहे हैं सबसे ज्यादा सुइसाइड. एंड द मेजर कॉज इज एकेडमिक स्ट्रेस, पेरेंटल स्ट्रेस. आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर जब नीट एग्जाम हुआ था, तो एक न्यूज आया था न्यूज़पेपर में, नीट में बेटा क्वालिफाई नहीं किया, तो बेटा और बाप दोनों ने एक साथ सुसाइड किया. वजह क्या है? आपको पता है ना, लाखों बच्चे लिख रहे हैं, आप बेवकूफ हैं, लाखों बच्चे लिख रहे हैं, लाखों सीट्स तो है ही नहीं है हमारे पास. क्यों? रिमोट के लिए, टीवी के रिमोट के लिए भाई बहन में लड़ाई हो रही है, भाई ने बहन को मार दिया. कर्नाटक में प्रिंसिपल ने, मतलब प्रिंसिपल स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, कुछ किया होगा, डांटा होगा, दादाजी के गन लेकर आ गया वो स्कूल में और प्रिंसिपल को गोली मार दिया. फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं है हमारे बच्चों में, जो भी फ्रस्ट्रेशंस है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं. आपको याद होगा ना, जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे टीचर्स हमें पनिशमेंट देते थे कि बेंच पे खड़े हो जाओ, है ना? तो उस वक्त क्या महसूस करते थे हम लोग? बेंच पे खड़े हो जाओ या क्लासरूम से बाहर चले जाओ, तो उस वक्त फीलिंग क्या है? इंसिडेंस आपने कलीग के सामने, जो क्लासमेट्स है उनके सामने. हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि, जी बताइए. नहीं, मेरा सवाल ये है कि ऐसा करने के बाद क्या अभी कभी भी हम लोगों ने टीचर
टीचर से कभी नफरत पैदा ये किया है? तो डिड वी कभी हेट नहीं, द कभी टीचर्स? नहीं। कभी मैं नहीं। तो ज्यादा ओबिडिएंट हो जाता था। हाँ, क्योंकि जब क्लासरूम के बाहर निकाल देते, मेरा तो यही था, मुझे भी निकाल दिया है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा परिंदा हो, मुझे भी निकाल दिया है जब क्लासरूम से। तो मैंने सोचा कि चलो एक दफा पूरे सीनरी, पूरा जो एनवायरनमेंट को एक दफा एंजॉय करते हैं। जो बाकी टीचर्स निकलते हैं वो भी हमें देखकर हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमें मजाक समझते थे, है ना। वी यूज्ड टू एंजॉय इट, वी नेवर स्टार्टेड हेटिंग आवर टीचर्स। कभी टीचर्स की हमने नफरत नहीं। और अलुमनाई मीट जब हुआ था, पहले उसी टीचर के पास जाएंगे जो टीचर ने हमें ज्यादा पनिशमेंट दिया है। क्यों? एग्जैक्टली लेकिन आजकल वो नहीं है। बच्चे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मैंने बताया कि गुड टच बैड टच वो अलग बात है, लेकिन टच गिविंग अ कंसोल कंफर्ट जोन टू अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस स्टडी के बारे में जो पढ़ाई है, सॉरी उस ब्रांच के बारे में जो पढ़ाई है, उसको हम लोग कहते हैं हैप्टिक्स। तो हम लोगों ने ओक्लेक्सिक्स भी समझा और हैप्टिक्स भी समझा। अब आ रहे हैं प्रॉक्सिमिक्स। जैसे काइनेसिक्स कहा था, ओक्लेक्सिक्स कहा था, उसी तरह एक और ब्रांच ऑफ स्टडी है स्पेशली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। सुनने में बहुत सिंपल होगा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताइए, अगर दो आदमी बात कर रहे हैं, दूसरा आदमी आपके बहुत करीब करीब आ रहे हैं, जो आपसे स्ट्रेंजर नहीं है, फ्रेंड है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जहां पे आप खड़े हैं वो बात करते 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 आपके बहुत करीब आ रहे हैं, क्यों? विल यू फील कंफर्टेबल? अच्छा लगेगा आपको? No, ma'am. No, it makes है it ना? uneasy. हाँ, वी विल फील अनईजी। उस वक्त कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, है ना। उस तरह का कम्युनिकेशन विल नेवर बी प्रॉपर। सो प्रॉक्सिमिक्स का ये मतलब है कि वो भी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज टेलिंग दैट हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में स्पेस मेंटेन करना, कम्युनिकेशन में डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में जो पढ़ाई है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। सुनने में बहुत आसान है लेकिन है। हम सब लोग प्रॉक्सिमिक्स मेंटेन करते हैं, हम सब लोग स्पेस एंड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्पेशली इन द कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना, किससे बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रॉक्सिमिक्स मेंटेन्ड है। आपने वो देखा होगा एंशियंट पीरियड में जो हमारा गुरुकुला सिस्टम है, जैसे कि ये जो पेड़ के नीचे गुरु बैठते हैं और शिष्यास बैठते हैं, कभी ऐसा पिक्चर नहीं देखा होगा कि शिष्य गुरु के बहुत करीब बैठते हुए, कभी देखा है हमने? पिक्चर तो No. आपको सबके दिमाग में होगा। नहीं, नो वी मैम, ऐसा नहीं ऑलवेज देखा। ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि वो हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। वो जो पेड़ वगैरह खत्म हो गए, अब हम लोग क्लासरूम में पहुंच गए, बच्चे नीचे बैठते थे, अब बेंच एंड डेस्क पे बैठना शुरू कर दिया और टीचर्स भी बदल कर, लेकिन वो डिस्टेंस अभी भी है, isn't it? The distance that we are maintaining is still there. It depends on person to person. It depends on environment to environment. मेरी माँ अगर टीचर है, क्लास में उसी स्कूल में मेरी पढ़ाई हो रहे हैं, स्कूल में मैं माँ से टीचर की तरह बिहेव करेंगी ना। आई विल मेंटेन अ डिस्टेंस विथ माई मदर, लेकिन घर में आकर मैं शायद मेरी मम्मी के गोदी में बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जोन बदल गई। तो एक ही इंसान दोनों जगह दो स्पेस हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उस तरह के स्टडीज को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। और प्रॉक्सिमिक्स में मेनली 4 जोन्स हैं। द फर्स्ट वन शायद पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट नोन एज द पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस ऐसा होता है कि इफ अ पर्सन फ्रॉम a high profile, see for example if the vice chancellor of Aligarh Muslim University is giving a lecture, तो हम लोग बिल्कुल भी करीब नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग इन द कॉन्वोकेशन एंड इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग एन एड्रेस टू द ऑडियंस, बहुत दूर बैठते हैं हम लोग उनका, है ना, बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ हाई प्रोफाइल। सो दैट मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट 12 फीट से ज्यादा डिस्टेंस वहां पे मेंटेन करते हैं। उस तरह के स्पेस को हम लोग कहते हैं पब्लिक स्पेस।
And next one is social space. Social space is usually in the classrooms. Okay, classrooms or in an organized setting. और उसी वाइस चांसलर जब अपने कमरे में हैं, मतलब अपने चेंबर में हैं, वाइस चांसलर के जो ऑफिस में बैठते हैं, तो उस वक्त अगर कोई उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो पब्लिक स्पेस हटा के वो सोशल स्पेस पे आ गए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि द सेम पर्सन, एक इंसान हर वक्त एक स्पेस में नहीं होता, इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। ओके, तो वो सोशल स्पेस में आ गए, तो उस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट 4 फीट टू 12 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये हम लोग क्लासरूम में मेंटेन करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस, तो उनसे भी मतलब हमने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली वो मेंटेन होता है। जैसे इफ यू आर गोइंग टू मीट द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, चेयरपर्सन के चेंबर में जो टेबल है वो काफी बड़ा होगा, हालांकि रखने के लिए कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन टेबल तो बड़ा होगा, तो क्योंकि ऑटोमेटिकली वो स्पेस वहां पे मेंटेन हो रहे हैं, दैट इज द सोशल स्पेस, है ना। उसके बाद जो है पर्सनल स्पेस आ रहे हैं। पर्सनल स्पेस मीन्स बिटवीन द फ्रेंड्स, बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स, क्योंकि हम लोग है ना 1 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग जब क्लासरूम में बैठते हैं, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज द पर्सनल स्पेस। और उसके बाद के जो स्पेस हो रहे हैं, दैट इज व्हाट नॉन एज द इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस में देयर इज नो स्पेस बिटवीन योर पार्टनर, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, और बिटवीन द मदर एंड द किड, देयर इज नो स्पेस, it is maintained, that is what known as the intimate space. So the point is that maintaining space in communication is very important, because you should not allow anyone to intrude into your personal space. अपना जो personal space है उसमें intrude करने के लिए we are not allowing anyone. अगर वो intrude करेंगे तो जाहिर से बात है we will not feel comfortable to speak. So that branch of study is known as the proxemics. Culturally ये बहुत different है, क्योंकि हमें पता है कि see for example in a Harvard University of United States of America, अपने रिसर्च स्कॉलर सुपरवाइजर को नाम से बुलाते हैं, मैम नहीं बुलाते, कैथरीन, मेरी, आयरिन, ऐसे नाम करके बुलाते हैं, एंड दे सिट वेरी क्लोज टू द सुपरवाइजर। तो उनके कल्चर के लिए दैट इज डिफरेंट। तो ये जो स्पेस जो है वो कल्चर टू कल्चर भी डिफरेंट है। सो दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज द proxemics. Is it clear? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so that is all about the non-verbal communication. We have started with the kinesics and oculesics, haptics and proxemics. मेरे ख्याल से now we can move on to the social media communication. सोशल मीडिया में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी होते हैं, एंड देयर इज आल्सो वर्बल कम्युनिकेशन। बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक अ रिट्रोस्पेक्शन, में कुछ इंसिडेंट्स के बारे में यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ। उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क, हमारे बच्चे जो हैं आजकल, स्टूडेंट्स जो हैं, बड़े लोग भी करते हैं, सोशल मीडिया में वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सोशल मीडिया में जब कम्युनिकेट करते वक्त वो लोग कितना कंफर्टेबल हैं स्टूडेंट्स? आर दे, मेरा सवाल ये है कि मोर क्लियरली मैं बता रही हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सोशल मीडिया में जो कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया के जो एटिकेट्स हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये सब मालूम करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कमेंट्स डाल दिया, पिक्चर्स पोस्ट कर दिया, ये हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? Generally, they are Yes, not ma'am. aware of the etiquettes. They just, put forward Hmm. whatever comes in their mind without structuring it, or without analyzing what kind of sentence they are forming and in front of whom they are presenting that. That's it, right or wrong. They just do what they like. एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो इट विल बी लाइक, जब हम हमारे टीचर से बात करते हैं, हम लोग टीचर से जब बात करते हैं, इफ यू आर सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज टू द टीचर्स, हम लोग सोचते हैं पहले सलाम कहा या गुड मॉर्निंग कहा, फिर
हम लोग शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरा वर्ड्स लिखा, पूरा स्पेलिंग लिखा, इस तरह करके लास्ट में थैंक यू लिखा या रिगार्ड्स लिखा, इस तरह का मैसेज लिखते हैं ना व्हेन वी आर राइटिंग टू द टीचर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यही लिखते हैं। लेकिन आजकल हमें ये भी 11 बजे भी 12 बजे भी कम से कम 1 बजे भी मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, ना सलाम है ना मैम है, बस ऐसे ही कमांडिंग वे में हमें सब मतलब वी आर गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हो सकता है। और भाग भाग में जाकर ये भी बोलेंगे कि हे ड्यूड, हे ब्रो करके भी वो हमें मैसेज करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये भी हमें देखना पड़ेगा। So that means the etiquettes that we are following in the social media has changed a lot. क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट हुआ था, डेक्कन हेराल्ड में आया था, आई वेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर स्टडी, सोशल एटिकेट्स के बारे में था। तो उसमें जो है द मेजर जो मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था कि बच्चे कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं। बच्चों का कंफर्ट जोन क्या है? बच्चों का कंफर्ट जोन ये है कि एक कमरा चाहिए अपना, एक बेड है, एक मोबाइल फोन है, वाईफाई है, और बेड वहीं पे होना चाहिए जिस दीवार पे चार्जिंग पॉइंट है। सही? Yes, it is the general demands of the upcoming Students. generation. हाँ, वाईफाई है, Yes. वहीं पे चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि बेड पे मतलब लेट कर भी वो चार्ज करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है क्यों? Yes, Exactly. yes, they want their complete comfort zone. कंफर्ट They जोन, don't want to compromise in that. कॉम्प्रोमाइज। तो वो स्टडी ये कह रहे हैं कि जब वो उस कंफर्ट जोन में पहुंचते हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेले हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो किसी पे ऊपर भी कमेंट मार दो, किसी पे भी कुछ मतलब ऐसे ही मैसेज आए फॉरवर्ड कर दो, थम्स अप करो, लाइक करो, कुछ भी करो, कोई नहीं देख रहा है मुझे। दिस इज द कंफर्ट जोन, दिस इज अ वेरी डेंजरस कंफर्ट जोन दैट आवर स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड। उनको ऐसा ही लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी बोलो, कौन देख रहा है मुझे, isn't it? So these are the certain kind of etiquettes that they are not following in the social media. Times of India में एक न्यूज आया था, इन कोलकाता क्लास 11th स्टूडेंट, उन्होंने क्या कर दिया, फेक मार्कशीट बना लिया बोर्ड एग्जाम के, मतलब किसी और स्टूडेंट का फेक मार्कशीट बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, क्लासमेट के फेक मार्कशीट बना के, इन ऑर्डर, क्योंकि दुश्मनी है क्लासमेट से, तो कर दिया ऐसा। मतलब और पोर्नोग्राफी भी बहुत हो रहे हैं, मतलब ये है कि टीचर्स का भी, इन द लेटेस्ट केस कोलकाता में भी एक लेटेस्ट केस हुआ था, मतलब टीचर्स का मतलब न्यूड फोटो बना के, फेक न्यूड फोटोज बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, क्योंकि टीचर से उनके कुछ क्या शायद डांट दिया होगा या क्लासरूम में कुछ कहा होगा। दैट इज द वर्स्ट फियर्स दैट वी आर फेसिंग। सर टीचर का है लेकिन बॉडी टीचर का नहीं है। Rude memes and rude comments the students are creating in the social media platform, और उसमें minor students हैं, an increasing number of minor students are committing cyber crimes। मतलब 6 स्टूडेंट्स को पकड़ा था कोलकाता में, उसमें से 4 माइनर थे। दैट मीन्स उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज द चेंजेस दैट इज हैपनिंग, दैट वी कैन डू एनीथिंग इन द सोशल मीडिया विदाउट फॉलोइंग एनी एटिकेट्स। क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब जिस तरह का वैल्यू एजुकेशन, नीड बेस्ड एजुकेशन, पीस एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, sex education, whatever education that we are telling, I think that there should be a particular syllabus in the curriculum, or there should be a particular section in the curriculum in order to teach them social etiquettes also.
मतलब साइबर क्राइम क्या होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे कुछ नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, उनको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द today's scenario is concerned. So we'll look into a few social media etiquettes. हम सबको पता है what are the social media etiquettes, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाना एक एक करके पॉइंट वाइज, it is very much important to make the students understand. एक पॉइंट ये है कि रेस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट जब करते हैं, वी शुड ऑलवेज इंटरेक्ट अदर्स इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर। किसी से भी, मतलब हर इंसान एक इंडिविजुअल है, शायद वो आपके घर पे काम कर रहे हो या कोई भी हो, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन सबको होना चाहिए, स्पेशली इन द सोशल मीडिया ऑल्सो। इसलिए वी हैव टू गिव कम्युनिकेट इन अ मोर रेस्पेक्टफुल एंड ऑल्सो इन अ पोलाइटिंग मैनर। आपको ओपिनियन अगर डिफरेंट होगा तो भी मीडिया पे अगर वो पोस्ट कर रहे हैं, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ पोलाइट मैनर। डोंट गिव एनी काइंड ऑफ पर्सनल अटैक्स और ऑफेंसिव लैंग्वेजेस, जिस तरह का साइबर बुलिंग, इस तरह का नहीं करना चाहिए। That means our communication should be always respectful and constructive. ये नहीं है कि फेस टू फेस बोलने से बच्चे डरते हैं लेकिन मीडिया पे कुछ भी बोलेंगे। मीडिया पे जब बोलते हैं उस वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। चेहरा नहीं देख रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे बच्चों में ये फॉल्ट है कि आई कैन नॉट सी हिम, so that is why he is not affected by it. अरे जिस तरह, क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म में बच्चे ये पॉइंट नहीं सोच रहे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में सिर्फ वो इंसान सुन रहे हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म में वो पब्लिक, पूरा पब्लिक उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कितना नुकसान होगा, ये बात, ये पॉइंट वो है नहीं सोच रहे हैं। So the communication should be respectful and constructive communication. And next one is privacy and data protection. Because you are not supposed to share any kind of personal information of others without their permission. Data security and privacy, क्योंकि आजकल हमें पता है कि पूरे दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है आज, which is the most Information. हाँ, information और data, है ना सर? Data. थैंक यू सो मच सर। दैट इज डेटा इज मोर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कंपनीज ने, कुछ मेडिकल कंपनीज ने अभी से मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 20 साल में हमें क्या क्या बीमारियां होंगे, उन्हें पता है। क्योंकि आज जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, वो मेडिसिन लेने के बाद 20 साल में या 30 साल में हमें क्या क्या बीमारियां होंगी उन्हें पता है, क्योंकि पूरा डेटा उनके पास है। So we should always protect the data. We should always be very careful related to the data of the students. We should always be very, not students, everyone, we should be very careful while sharing the data. Mindful. We should be mindful. And next one is responsible content sharing. जैसे है ना, fact check is very important. You should check the fact. Don't spread any fake news. And you should not question the credibility of the original source. You should always check the accuracy of the information before sharing it. है ना, कुछ भी हो उसको एक्यूरेसी, ये कहाँ से आया है, क्योंकि कुछ नहीं है। सी फॉर एग्जांपल एक कंपनी का है, इस कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है, इस कंपनी का वो है, ये है, फिर उस कंपनी का वेबसाइट, मतलब हर चीज गूगल पे ढूंढते हैं, हर चीज गूगल पे और यूट्यूब पे ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट आ गया तो उस कंपनी का वेबसाइट में जाकर उसको वेरीफाई करने के, नहीं, वो नहीं करेंगे हम लोग। मैसेज आ गया है तो उसको फॉरवर्ड कर दो, तो किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी ने कुछ आया है तो हाँ जल्दी प्रोडक्ट कर दो, मतलब उस कंपनी की वेबसाइट में जाकर देखो ना कुछ ऐसा चीज है, वो नहीं करेंगे। बाकी हर चीज हम गूगल पे ढूंढ लेते हैं, हर चीज हम लोग एनी सर्च इंजन से ढूंढते हैं, क्यों? ऐसा ही है ना, अगर ऐसे कोई इंफॉर्मेशन आ रहे हैं तो फिर उस कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आ रहे हैं, उनके वेबसाइट में जाकर क्या वो लोग ऐसा ऑफर दे रहे हैं या ऐसा कुछ है या फेक है, ये थोड़ी चेक कर रहे हैं हम लोग। व्हाट डू यू थिंक, ये करते हैं? Exactly, ma'am. We are not responsible. हाँ,
हम लोग और मतलब उसका जो है अकाउंटेंसी नहीं लेंगे, हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, isn't it? We are not accountable for that. वो नहीं ले रहे हैं हम लोग, बाकी हर चीज ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं ना मतलब मनी चेन वगैरह बहुत फेक आजकल चल रहे हैं, उसमें हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं, 2 महीने में हमें उसको इंटरेस्ट के साथ पता नहीं कुछ मिल रहे हैं, 2 महीने देंगे, 3 महीने देंगे, 4 महीने देंगे, 6 महीने देंगे, 7वां महीना पूरा लौट के वो लोग चले जाएंगे। ये है, तो कभी भी उसका जो ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी मनी से रिलेटेड कोई भी एजेंसीज हो, दे शुड रन विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के काफी ऐसे वेबसाइट्स हैं या अथॉरिटीज हैं, उनसे फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, हमने उसको शेयर कर दिया। शेयरिंग में क्या है, हमारे पास डेटा है, क्योंकि बच्चों का या हम सब का ये मेरा मोबाइल, मेरा डेटा, मैं शेयर कर रही हूँ, तुम्हें क्या है? We are not becoming accountable for each and everything. And it is a very serious crime. इस तरह का अगर फेक कंटेंट अगर चले जाएंगे, पूरे जनरेशन को आप लोग बैड इंप्रेशन दे रहे हैं, पूरे जनरेशन को नुकसान है इससे, है ना। एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर एट्रीब्यूशन एंड कॉपीराइट, है ना। कंटेंट जो है कॉपीराइट मतलब प्लेजियरिज्म नहीं होना चाहिए। किसी उसी फॉर एग्जांपल मीडिया पे ऐसे करते हैं कि किसी और ने बनाया हुआ कुछ चीजें उठा के आपने इस्तेमाल किया, कॉपीराइट है ना उनका, ये उन्होंने बनाया, उनका है, उनके विदाउट परमिशन हमने इस्तेमाल कर दिया, वो भी एक सोशल मीडिया क्राइम है, एक मीडिया क्राइम है दैट वी आर डूइंग। अगर किसी का कुछ भी हो, बिफोर टेकिंग इट एंड बिफोर पुटिंग इट इनटू योर, या आप स्लाइड्स में लिख रहे हैं या बच्चे किसी भी असाइनमेंट्स को उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उनका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी प्लेजराइज्ड एंड इट बिकॉज इट इज कॉपीराइटेड मटेरियल्स। एंड जो भी प्लेटफॉर्म हो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, whatever it is, there are certain rules and guidelines. कुछ rules and guidelines है, and we are responsible to follow that rules and guidelines, and keep your audience in mind. Like जो भी आप content है, if you are sharing in the networks like Facebook or Twitter, it should be beneficial to the, मतलब ऑडियंस को देखना, मतलब किसके, especially teachers, when we are sharing any content in the platform, we should know that whether how are the audience who is reading it, कौन पढ़ रहे हैं ये सब चीजें। क्योंकि see, for example, if you want to put any kind of issue which is of religious sensitive, religion से लेकर कुछ sensitive, religion के बारे में बात करना मना नहीं है, लेकिन फिर भी you should look into the audience that किस मतलब who are the people who are reading it, isn't it? Because मतलब कौन कौन देख रहे हैं, उनको किस तरह का दुख पहुंचेगा, उनको किस तरह का नुकसान होगा। So who is going to read whatever things that you are written in the platform, that is also very important. इसका ये मतलब है कि हम रिएक्ट नहीं कर सकते, हम अपने बात को रख नहीं सकते, बात को रखना भी जरूरी है, उसका भी एक तरीका होता है, गिविंग योर परसेप्शन। उसके बाद भी जो इंसान उसको पढ़ रहे हैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। like, हमारा जो परसेप्शन है दैट शुड बी क्लियर, वी शुड हैव ए वेरी क्लियर एंड ए प्योर परसेप्शन, ओके। और स्टूडेंट्स को ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, किसी का नहीं है। आजकल जो चल रहा है ना, अ डे इन माई लाइफ, देखा होगा आप लोगों ने, शॉर्ट रील्स वगैरह Yes. देखा होगा। हाँ, आजकल सब चीजें हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मेरा पूरा घर दिखाते हैं बच्चे सोशल मीडिया में। अगर कोई चोर वोर आ गए, उनके लिए कोई नक्शा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें प्लेटफॉर्म पे है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है ना। क्योंकि हमारे पास हमने सब चीजें शेयर कर दिया है, सारे वैल्यूएबल कंटेंट हम लोगों ने वहां पे शेयर कर दिया है। सो दैट मीन्स there is no need to share anything personal. privacy नहीं है, हम लोग privacy के बहुत बातें करते हैं, और हमारे privacy तो हमने already रख दिया है सोशल मीडिया पे। So there is no need to share any kind of personal information. A kind of privacy should be maintained in your life also.
और जो भी शेयर कर रहे हैं उसको ओवरडू मत करिए। कुछ लोग ऐसा होता है ना, किसी ने एक कमेंट किया, उसके ऊपर चर्चा हो गई, उसके ऊपर चर्चा हो गई, फिर वो सेंसिटिव बन गई। हम लोग उसको ओवरडू करते हैं। एक दफा क्या दिया, देयर शुड बी ए पोस्ट फॉर एवरी कमेंट। सोशल मीडिया नॉर्म्स को मेंटेन करना, सोशल मीडिया नॉर्म्स का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट अबाइड टू एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि वो किसी का मारने का इक्वल है। वी आर जस्ट किलिंग द पर्सन, किलिंग द इमोशंस ऑफ द पर्सन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स इन द सोशल मीडिया। क्योंकि हमें ये पता है कि कुछ भी चीजें हम शेयर करते हैं, एक दफा आ गए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अनशेयर इट। सो 2-3 बार सोचना चाहिए पोस्ट करने से पहले, दैट वेदर आई शुड पोस्ट दिस और नॉट। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंजर्स को अपना फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेक स्ट्रेंजर्स एज योर फ्रेंड, क्योंकि जितने बार बोलेंगे इतना काउंसलिंग देते हैं। 2 दिन पहले भी मैंने एक न्यूज देखा इन केरला, दैट मीन्स दे बिकेम फ्रेंड्स इन द फेसबुक। उसने इसको बुला लिया, लड़की चली गई उसके साथ। आपको क्यों लग रहा है हमारे बच्चे ये जो फेसबुक में जो स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब इतने जल्दी उनके बातों में क्यों फंस जाते हैं? Why they are very easily falling into the words of this Facebook friends? उसके behind it भी कुछ reason होगा ना। मैम फेसबुक और सोशल मीडिया गेट कॉट टू द यंग जनरेशन बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली में हमारी कम्युनिकेशन गैप है, सो वी डोंट गेट एनी सजेशन फ्रॉम एल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन। दैट इज व्हाई वी शुड डिस्कस इट इनटू फैमिली, देन वी शुड लीव द होम बिफोर, आई शुड थिंक सो। Exactly. Thank you, ma'am. Anyone else? और कुछ share करना They चाहेंगे are student? looking for some sort of comfort outside their home, and they need Exactly. privacy from the members of their family, but they don't need privacy from the strangers. That's something Exactly. strange because they fear of being judged. Sometimes things Exactly. happen, and when they share it with their parents, parents scold them or something. They take it in a passive way. They do not think that they are thinking for their own good, but that is why they look Exactly. comfort outside home. Exactly. Because they just don't want to. Sometimes there may be no time to share, because giving a time is the most valuable thing, I think, especially in the present scenario. किसी को अपना वक्त देना बहुत important है। वक्त नहीं है हमारे पास देने के लिए, न बच्चों को देने के लिए। हम लोगों ने कब हग किया होगा अपने बच्चों को? When did you hug your children? हग का ये मतलब नहीं कि जब स्कूल जाता है मम्मा करके वो जो मतलब साइडवेज हग जो देते हैं ना, वो नहीं है। एक कंफर्ट जोन में कब हग किया आपने? कंफर्ट जोन में आपने कब बैठकर बातें की अपने बच्चों से? क्योंकि मम्मा की सर भी मोबाइल में ही है ना, या पापा के। तो बच्चे कैसे शेयर करेंगे जब आप लोग आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे? आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे दूसरे रास्ता निकाल देंगे। दे विल फाइंड आउट न्यू वे टू शेयर देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस। और ये लोग जो सोशल मीडिया पे हैं वो बहुत चालाक है, उनका बहुत नेटवर्किंग है। उन्हें पता है कि बच्चों को क्या क्या चीजें चाहिए। बर्थडे पे विश करो, पूछो कि तुमने खाना खा लिया, किस तरह का कपड़े पहने हो, जरा सा भी सर दर्द हो मैं आऊं तुम्हारे लिए दवा लेकर। कहाँ? शायद कहीं और होंगे, दूर दूर बैठे होंगे, फिर भी वो पूछेंगे मैं दवा लेकर आऊं तुम्हारे लिए। सो स्टूडेंट्स फील फैसिनेटेड, isn't it? They feel fascinated in that world of illusion. हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए, ये 1000 लोगों से ही वो पूछ रहे होंगे, ये इनको पता नहीं है। ये सोचते हैं कि हाँ, एक स्ट्रेंजर मेरे लिए कंसर्न हो रहे, हर वक्त पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, मैं आ जाऊं तुम्हें छोड़ने के लिए। ये किसी और ने नहीं पूछा, सिर्फ इसने पूछा। इसका भी कुछ मकसद है, ये समझने के लिए हमारे बच्चे चाहे जितना भी केसेस ऑफ जितना भी केसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जितना भी केसेस ऑफ रेप और जितना भी केसेस ऑफ ऑकवर्डनेस दैट इज एक्सिस्टिंग इन द कंट्री, स्टिल दीज स्टूडेंट्स आर अबाइडिंग और गोइंग बिहाइंड सच काइंड ऑफ फेक कॉन्वर्सेशंस। जाएंगे हमारे बच्चे, तो उसके लिए मतलब जस्ट स्पेंड टाइम विथ आवर स्टूडेंट्स।
हम लोग अपना पासवर्ड शेयर करते हैं, पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, फिर भी हम उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वी आर शेयरिंग द पासवर्ड, बिकॉज वी नो दैट किसी का भी पिक्चर्स शेयर करने के लिए वो लोग अपना भी न्यूड पिक्चर्स बेचते हैं, काफी इंसिडेंट्स है ऐसा, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुइसाइड करते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि शेयरिंग कम्युनिकेशन वहां पे भी बहुत कम हो रहे हैं. सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आवर स्टूडेंट्स आर mainly facing, especially in the social media. So we have to follow certain etiquettes. And social media पे भी बहुत सारे different types का cyber crime है. प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीचिंग, अगर किसी का प्राइवेसी पे आपने इंट्रूड किया किसी का डेटा, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड, मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्राइम. ऑनलाइन हरासमेंट एंड बुलिंग, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए क्राइम. दैट मीन्स हेट स्पीच, किसी को डराना, थ्रेट करना, ऑनलाइन डिफेमेशन करना, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम. Phishing and scams are also considered as cyber crimes. That means phishing attacks, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिलीव करना, फिनेंशियल डिटेल्स को रिलीव करना, प्रोफाइल पेजेस पे जाकर उस पे फ्रॉडुलेंट स्कीम्स करना, ये सब चीजें फिशिंग एंड स्कैम्स में आते हैं. दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम. मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लेकर आना, किसी के वेबसाइट को पूरा हैक करना, दैट इज ऑल्सो, और स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन, हैक करके वहां के इंफॉर्मेशन आप लोग अपने ऊपर ले रहे हैं, हैकिंग जो हम लोग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम. सोशल इंजीनियरिंग, विच मीन साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करते हैं. वो क्या करते हैं, दे आर मैनिपुलेटिंग बाय रिवीलिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मिंग द एक्शंस दैट दे कॉम्प्रोमाइज देयर सिक्योरिटी. मतलब हम किसी को कहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है हमारे पास, लेकिन फिर वो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में कहीं और जगह जाकर इस्तेमाल करते हैं. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम. और ऑनलाइन फ्रॉड तो आपको पता ही है, जैसे कि हमारे पास काफी कॉल्स आते हैं ना कि आपके अकाउंट नंबर ये हैं, आपको मतलब 1 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपीस मिली हैं, तो इसलिए मतलब यू जस्ट, आपके मोबाइल पे अभी एक OTP आएंगे, आप वो मुझे दे दीजिएगा. तो इस तरह का different types of cyber crimes are happening in the social media and it is very offensive. So उसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. We have to protect ourselves related to this. That means first, मतलब कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, कुछ चीजें जैसे कि हैकिंग वगैरह जो करते हैं शायद हमारे मतलब रीच से या पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी we can protect ourselves to some extent. First one is use strong passwords. Okay, और पासवर्ड्स वो अक्सर चेंज करना भी चाहिए. We have to use unique and strong passwords while you are using the social media accounts. And also मतलब it should be very careful that we should be very careful that we are changing the password frequently. और हमें ये भी कहना है कि जैसे हम लोग कुछ ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम लोग नेक्स्ट 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 करते एक्सेप्ट करते हैं ना, ये एक्सेप्ट करने के पहले आप लोग पढ़ते हैं ये सब चीजें कि क्या लिखा है. जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वो लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, आप उसमें देते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं. हम लोग पढ़ के करते हैं या बिना पढ़ के नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करते हैं? यस मैम, बिना पढ़े नेक्स्ट कर देते हैं और उसमें ही हिडन इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं उनको, एक्सेस अपना फोन का. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि ये जल्दी से जल्दी हमें इंस्टॉल करना है ना. एग्जैक्टली. हाँ, तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी था, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं कि हाँ जल्दी करो, हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं. लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें काफी चीजें हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है when you are installing some app. Next one is you should be conscious about suspicious links and messages. कोई भी लिंक आया उस पर क्लिक मत करिएगा प्लीज, और आपको स्टूडेंट्स को भी बता दिएगा. और किसी भी अटैचमेंट हो, जब आपको सस्पिशियस लग रहे हैं, अटैचमेंट को ओपन मत करिएगा. मतलब उसको ओपन करने से ही ऑटोमेटिकली शायद आपका स्क्रीन किसी और के साथ शेयर होगा.
तब क्या होगा, जब आपके मोबाइल पे, जब आप गूगल पे वगैरह करते हैं, ओटीपी वगैरह आएंगे तो वो उनको भी दिखेगा, आपके स्क्रीन शेयर हो रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, तो वो आपके पैसे बैंक में से वो बहुत आसानी से दे विल टेक द कंप्लीट अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट. So please don't open any kind of attachments or any kind of link which you find it suspicious. अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो authenticity चेक करने के बाद ही we can go for that. प्राइवेसी सेटिंग्स आप लोग कर लीजिएगा, मतलब अपना प्रोफाइल, अपना पासवर्ड, अपना प्रोफाइल पिक्चर सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. यू शुड रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन social media platforms so that you can control your post and also your personal information. आपने स्टेटस डाल, क्योंकि हमारे बच्चे भी आजकल ऐसे करते हैं ना, जैसे मैंने टाइम के बारे में कहा, अगर बच्चे डिप्रेशन में हैं, अगर बच्चों को बहुत मूड स्विंग्स हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, फौरन वो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं. क्यों, सही कहा मैंने? दे यूज्ड टू पुट स्टेटस इन द व्हाट्सएप. किसी को एग्जैक्टली. हाँ, किसी को दिखाने के लिए वो स्टेटस डालते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया देखेंगे लेकिन जिनको देखना था वो नहीं देखेंगे वो वाले स्टेटस, ये भी होता है. So that is, you should always manage your privacy settings. And next one is report and block. So if you encounter, अगर आपको लग रहा है कि any kind of cyber bullying, harassments or any kind of suspicious activities are there, block it. रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक. रिपोर्ट का मतलब है कि उस आदमी का इंफॉर्मेशन उस साइबर सेल पे जाएंगे, ताकि ये ही इज डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ साइबर बुलिंग, वो नंबर उनके पास जाएंगे. That means harassment or doing any kind of suspicious activities. So you can report and block. And next one is stay informed. Latest security threats or scams के बारे में you should be always well informed. ऐसा नहीं है कि सालों से ये चल रहा है कि मुझे पता नहीं चला कि ऐसा कोई स्कैम चल रहा है. Even I was not aware about it. मुझे तो पता नहीं था कि ये सब चीजें चल रहा है. No, you should always stay updated on the latest security threats and also scams related to social media. So वो खुद अपने आप को भी educate करना है, and also you have to educate your students also. We should educate yourself about the common tactics used by the cyber criminals to avoid falling victim to their schemes. ये कुछ चीजें हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. So उम्मीद तो ये है कि we will be able to protect ourselves, and we will be also able to help our students to protect themselves from the social media scams, and also we will be able to help the students to follow certain social media etiquettes. So that was all about today. We have discussed about a few nonverbal communications and communication in the social media regarding certain social media etiquettes also. And I hope it was informative to you. And let's see, I mean, how was it informative to you? Now you can discuss. The platform is also yours. You can clarify any doubt. And if you want any sort of discussions, criticisms are also welcome, or any kind of doubts, we could clarify it. Thank you so much for listening. थैंक यू मैम. Okay. Beena ma'am, you have raised your hands. You want to ask something? Okay, do you have any doubts? Any clarifications? ओके, ये बताइए कि मतलब हाउ डिड यू फील, वाज इट इंफॉर्मेटिव? इतना तो बताइए. यस, इट वाज इंफॉर्मेटिव. Okay, anything else you want to? Any clarifications?
Nothing. Should I wait? Thank you, ma'am, for the session. The way you explained non-verbal communication, that was very nice. Kinesics, adapters, illustrators, gestures, emblems. The Thank way you. you explain is very nice. So Thank thank you you for so the much. session. Thank you so much. चलिए ठीक है तो then shall I make a leave? Okay then. Thank you so much for listening, for your patience, and also for your time. And I hope that you were, quite informed related to nonverbal communications and also the etiquettes that we are following in the social media. Hope we could all, include those etiquettes in our life, and we could more seriously involve with nonverbal communications in the classroom. Thank you so much. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।